बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 लाख रुपए एक रात के। मेरी कंपनी के बॉस ने कहा तो मैंने उनके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और वो कंपनी छोड़ दी। पर उसके बाद अचानक भाई का एक्सीडेंट हो गया। अब्बा को झूठे जुर्म में जेल हो गई और उसी सदमे में अम्मा को हार्ट अटैक हुआ और वो अस्पताल चली गई। मुझे उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे पर कोई कर्ज देने को राजी नहीं था। जब मुझे मालूम हुआ कि ये सब मेरे बॉस ने किया है, मैं उनके पास गई तो वो बोले तुम एक रात मेरे साथ मुफ्त गुजारो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये तुम्हारे थप्पड़ का बदला है। मैं बेबस थी, मान गई। पर रात बॉस के पास जाने से पहले गले में यह हफीज का तावीज पहन लिया। जो ही बॉस मुझे छूने के लिए मेरे करीब आए तो बेटी, जब घर से जा रही हो तो इस पर दुआएं पढ़कर फूंक दिया करो नेक बख्त। अब्बा बैठे नाश्ता कर रहे थे जब मैं तैयार होकर अपने कमरे से निकली और जल्दी में जाने लगी थी। मेरे यूनिवर्सिटी का आखिरी सेमेस्टर था और एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही थी, इसीलिए मैं सुबह बगैर नाश्ता किए जल्दी निकल जाती थी। अभी भी अम्मा अब्बा को खुदा हाफिज कहकर जाने लगी थी कि मेरी पुश्त पर अब्बा की आवाज गूंजी। सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी। मेरे अब्बा ऐसे ही थे, मेरे लिए फिक्रमंद रहने वाले और मुझ पर जान देने वाले। आप भी हद करते हैं कमाल साहब, इसे रोज यूं रुखसत करते हैं जैसे जंग पर जारी हो। अम्मा ने हल्के फुल्के लहजे में कहा था। अब्बा के लिए मेरी इतनी ज्यादा फिक्र पर कभी वो चिढ़ जाती थी तो कभी मुस्कुरा देती थी। बेटियों के लिए बाहर की दुनिया जंगी होती है बेगम, तुम नहीं जानती कि कैसे कैसे लोग हैं इस माशरे में, रहम भी नहीं करते। दरवाजे के पास जूते पहनते मेरे हाथ रुके थे। मैंने पलटकर अब्बा को देखना चाहा, जो कभी बेटी के बाप होने पर खुश नजर आते थे और कभी बहुत उदास हो जाते थे। माशरा वाकई ऐसा था कि बेटी पैदा होने से डर नहीं लगता, बस बेटी पर नजरें गाड़ने वालों से लगता है। मैंने जूते पहने जो अम्मा दरवाजे के पास रखे रैक पर रखती थी, और बाहर पहनकर जाने वाले जूते घर के अंदर लाने की इजाजत नहीं थी। मैं घर से बाहर निकली तो अब्बा की हिदायत के मुताबिक खुद पर दुआएं पढ़कर फूंकी और दुपट्टा अच्छे से ओढ़कर बस में सवार हो गई थी। मैं अकाउंट्स की तालिबा थी और इतनी शानदार तालिबा थी कि मुझे पूरा यकीन था कि मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा। मेरे अब्बा ने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की थी। अब अगर मैं इतने शानदार रिजल्ट से डिग्री लेने वाली थी तो इस सब का क्रेडिट सिर्फ मेरे अब्बा को जाता था। अब्बा ने मैट्रिक तक की तालीम हासिल की थी, मगर अच्छे वक्तों में एक अच्छी कंपनी में अब्बा को नौकरी मिल गई थी और मेहनती भी थे। अब्बा इसलिए इतने वर्षों से उसी कंपनी में नौकरी कर रहे थे। लगी बंदी तनख्वाह में भी अब्बा ने मुझे दुनिया के डर से घर में नहीं बिठाया था, बल्कि पढ़ाया और यही कहा कि बहुत पढ़कर कामयाब होना। मेरे अब्बा बिल्कुल भी रिवायती अब्बा नहीं थे। वो कहते हैं ना, बेटी की दोस्त उसकी माँ होती है, लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे अब्बा थे, जिनसे मैं हर बात बिला झिझक शेयर कर सकती थी और वो मुझ पर अंधा एतमाद करते थे। मुझसे छोटा मेरा भाई साकिब अभी मैट्रिक में था और मैं जानती थी कि मेरे अम्मा अब्बा को सारी उम्मीदें मुझसे ही हैं, और मैं भी चाहती थी कि पढ़ लिख जाऊं तो अब्बा का सहारा बन सकूं, उन्हें आराम दे सकूं। जो उन्होंने सारी जिंदगी हमारे लिए मेहनत की उसका कुछ तो कर्ज अदा कर सकूं। मैं यूनिवर्सिटी पहुंची तो मेरी दोस्त ने बताया कि आज पहली क्लास के बाद कॉन्फ्रेंस है और उसमें शहर के जाने माने बिजनेसमैन रहीम अली स्पीच देने आ रहे हैं। रहीम अली का तो नाम ही काफी था। कारोबार की दुनिया में उनका एक अलग नाम, एक अलग शनाख्त थी और उनसे मैं काफी हद तक मुतासिर थी। और वजह यही थी कि उन्हें सब कुछ प्लेट में सजा सजाया नहीं मिला था, बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रगल से इतना पैसा और शोहरत कमाई थी, और मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहती थी। मैंने उन्हें सोशल मीडिया पर अक्सर ही देखा था, लेकिन यूं आमने सामने उन्हें पहली बार देख रही थी। वो स्पीच देने आए तो उनका रवैया बहुत ही आजिजाना और सादा सा था। यही वजह थी कि वो इतने बड़े बिजनेसमैन बन चुके थे। उनकी मालूमात काफी दिलचस्प थी, लेकिन चंद एक बातों पर मुझे इख्तलाफ था, तो मैंने खड़े होकर उन्हें टोक दिया। सबने हैरत से मुंह खोलकर मुझे देखा था, क्योंकि शायद मैं पहली ऐसी तालिबा थी जो उनसे यूं सवालात कर रही थी, और थोड़ा बहुत इख्तलाफ भी। एक लम्हे को मुझे महसूस हुआ कि रहीम अली को मेरी बात सख्त नागवार गुजरी है, और एक अजीब सा साया उनके चेहरे से होकर गुजर गया था। मगर फिर मैंने उसे अपना वहम जाना, क्योंकि वो बहुत तरीके और सादगी से मेरी बातों का अच्छे से जवाब देते रहे थे। कहीं भी उनके लहजे में मुझे गुरूर या नागवारी नजर न आई, तो मैं मुतमईन हो गई और अपने इस वहम को जाने दिया था। कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी चंद एक क्लासेस हुई, फाइनल्स की डेट शीट हमें मिली, और फिर मैं यूनिवर्सिटी की बस से ही घर आ गई थी। मैं घर में दाखिल हुई तो हमेशा की तरह अम्मा और साकिब की बहस चल रही थी। साकिब को बाइक रेसिंग का बहुत शौक था, मगर उसके पास सिर्फ साइकिल ही थी, तो वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बाइक पर निकल जाता था। एक दो बार गया तो अम्मा को पता चल गया, और फिर अम्मा ने ऐसी नजरें गाड़ कर रखी साकिब पर कि वो पानी पीने भी उठता तो अम्मा कहती कि कहाँ जा रहे हो। जिस तरह अब्बा मुझे लेकर बहुत फिक्रमंद हो जाते थे,
ऐसे ही साकिब एक लम्हे को नजरों से ओझल होता तो अम्मा बेचैन सी हो जाती थी। अम्मा मेरी भी फिक्र करती थी, लेकिन साकिब की ज्यादा ही करती थी। और क्यों ना करती, वो उनका अपना बेटा था जिन्हें उन्होंने जन्म दिया था, और मैं अब्बा की बेटी थी, सिर्फ अब्बा की। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी थी, और फिर अब्बा ने मेरे खातिर दूसरी शादी कर ली थी। अम्मा यानी अब्बा की दूसरी बीवी मेरी सगी माँ की कजन थी। अब्बा ने शादी की थी मेरे खातिर, और अम्मा ने भी कोई फर्क नहीं छोड़ा था। कभी मुझे नहीं लगा कि वो मेरी सौतेली माँ है, बल्कि सगों से बढ़कर थी वो। लेकिन फिर भी कभी मुझे एक खलिश सी महसूस होती थी कि काश मेरी सगी माँ होती, वो मेरी भी परवाह करती थी। लेकिन साकिब उनकी सगी औलाद थी, उस जितनी जगह अम्मा के दिल में मेरी तो नहीं हो सकती थी। खैर, जो भी था, मैं इतनी तो खुशकिस्मत थी कि मुझे सिंड्रेला या स्नो वाइट की माँ जैसी सौतेली माँ नहीं मिली थी। शाम में अब्बा आए तो कुछ चुप चुप से थे। खाने के बाद मेरा हाथ पकड़कर मुझे छत पर ले गए और चारपाई पर अपने सामने बिठाकर बोले, मैं लड़कियों को बहादुर देखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी बहुत बहादुर हो। लेकिन बेटा, ये बहादुरी तभी अच्छी लगेगी जब जमाना इंसानों का होगा। ये मर्दों का जमाना है, इसमें औरत बहादुरी से नहीं अक्लमंदी से जीत सकती है। तुम्हें आज रहीम अली के साथ बहस नहीं करनी चाहिए थी। मैं हैरान थी कि यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम की बात इतनी दूर तक कैसे चली गई। अब्बा, वो बहस नहीं थी, सिर्फ सवाल था। और आपको कैसे पता चला ये सब? मैंने अब्बा से पूछा, जो परेशान से थे। वो जाने क्यों हर छोटी बात पर परेशान हो जाते थे। वो मुझे बहादुर होने का भी कहते थे, और फिर कहते थे कि बहस भी ना किया करूं। मेरे अब्बा बहस और इख्तलाफ को बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ी समझते थे। ऐसे वक्त में जब आप ताकतवर ना हो, और वो सही ही समझते थे। अब्बा जिस कंपनी में काम करते थे, वहां भी रहीम अली के 50% शेयर्स थे, और वहां रहीम अली की बात होती रहती थी। मगर आज रहीम अली का जिक्र आया तो साथ मीरब कयूम का, यानी मेरा जिक्र भी हुआ, तो अब्बा मचल उठे थे। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं यूं अपनी जज्बातियत में बहकर शेर के मुंह में हाथ डाल दूं। लेकिन जाने क्यों मुझे इत्मीनान सा था कि अब्बा का डर बेबुनियाद है। मुझे रहीम अली ऐसा आदमी नहीं लगा था जो इतनी सी बात पर किसी से दुश्मनी मोल ले ले। मेरी और अब्बा की काफी बातचीत हुई, और फिर अब्बा सोने चले गए थे। मैं भी अपने कमरे में आ गई, लेकिन सारी रात यही सोचती रही थी कि अब्बा को रहीम अली जैसे इंसान के मुतालिक ऐसा क्यों लगा कि वो दुश्मनियां निभाता है। रहीम अली 50-55 साल का मैच्योर और दुनिया को समझने वाला इंसान था, जिसे मैंने तो इंतहाई आजिज पाया था। मैं उसे वैसा नहीं समझती थी, और अपने आइडियल को कौन कमबख्त ही ऐसा वैसा समझना चाहता होगा। अगले कुछ रोज यूं ही मामूल की तरह गुजर गए, बल्कि बहुत मसरूफ गुजरे, क्योंकि मेरे फाइनल्स शुरू हो गए थे। फाइनल्स खत्म हुए तो नानी की कॉल आ गई। हम कराची में रहते थे और नानी इस्लामाबाद में, और मैं काफी अरसे से नानी से मिलने नहीं गई थी। अब मैं फारिग भी थी, सो अब्बा ने मेरा टिकट करवाया और मैं बजरिया फ्लाइट इस्लामाबाद पहुंच गई। मैंने अब्बा को कितना कहा कि जहाज का खर्चा बहुत होता है, मैं ट्रेन से चली जाती हूँ, लेकिन अब्बा नहीं माने थे। मेरी सेफ्टी पर वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे, सो मैं जहाज से ही इस्लामाबाद आई। एयरपोर्ट पर मुझे लेने के लिए मेरी कजन रायमा आने वाली थी। रायमा मेरे बड़े मामू की बेटी थी और यूनिवर्सिटी के 3रे साल में थी। वो घर की वाहिद बच्ची थी जिसके पास अपनी गाड़ी थी, इसीलिए मुझे एयरपोर्ट से रिसीव करने की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई थी। लेकिन वो वक्त पर नहीं आई। मैं इंतजार में खड़े खड़े बूढ़ी हो रही थी जब मुझे वो भाग कर आती हुई नजर आई। सॉरी यार, मैं लेट हो गई। प्लीज दादी को मत बताना, वरना मुझसे गाड़ी की चाबी ले लेंगी। मेरे गले लगते हुए वो बोली, तो मैंने मुस्कुराकर उसे देखा। वो हमेशा की तरह झल्ली की झल्ली ही थी। कहने को वो लड़की थी, मगर उसके अंदर से 2-3 मर्द यूं ही निकल आते थे, जीन्स शर्ट में, पीके पहने, लड़कों की तरह चलती और बोलती भी वैसे ही, बल्कि बिल्कुल वैसे ही गाड़ी और बाइक दौड़ाती। वो जिंदा दिल लड़की थी। उसे दुनिया में हद से ज्यादा कुछ अजीज था तो वो उसकी गाड़ी और बाइक थी। मैंने ना बताने का वादा किया और उसके साथ बाहर आई, मगर वहां उसकी गाड़ी दूर दूर तक नहीं थी। जब उसने मेरा सामान वहां खड़ी एक सियाह रंग की वीगो में रखा तो मैंने हैरत से उसे देखा, बल्कि मुझे धचका लगा। तुम इतनी अमीर कैसे हो गई रायमा कि ये गाड़ी ले ली? मैं हैरत से आंखें फाड़े कभी गाड़ी को तो कभी रायमा को देख रही थी। मेरी नजर अभी ड्राइविंग सीट पर नहीं पड़ी थी। मेरी नहीं है यार, मेरी गाड़ी हमेशा की तरह मंजिल पर पहुंचने से पहले ही बंद हो गई तो साइम के साथ आ गई। साइम मेरा दोस्त प्लस यूनिवर्सिटी फेलो है। तुम बैठो गाड़ी में। पिछली सीट पर मुझे बिठाकर वो खुद फ्रंट सीट पर बैठ गई थी और मुझे अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ड्राइविंग सीट पर मेरा हम उम्र ही कोई लड़का बैठा हुआ था, जिसने मुझे देखकर मुस्कुराकर हेलो कहा तो मैंने आगे से सड़ा सा मुंह बना दिया था। मैं क्यों उसके हेलो का जवाब देती? वो कोई मेरा दोस्त थोड़ी था। बाकी का सारा रास्ता
रायमा ही पटर पटर बोलती रही और मैं चुपचाप बैठी रही थी। मुझे रायमा पर गुस्सा आ रहा था, जो यूं मुंह उठाकर किसी की भी गाड़ी ले आई थी। मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता ऐसे, वो जानती थी, मगर फिर भी भूल ही जाती थी। रायमा, तुम्हारी कजन के आदमखोर है। मैंने देखा है, इतने संजीदा सिर्फ वही होते हैं। साहब ने सरगोशी भी इस अंदाज से की थी कि मैंने उनकी बात सुन ही ली थी और मुझे पहले का गुस्सा चढ़ा हुआ था, सो मेरा पारा मजीद हाई हो गया। नहीं, मैं डाइन हूं, वो भी इतनी ही संजीदा होती है। तुमने देखा नहीं क्या? मेरे काट खाने वाले अंदाज पर वो दोनों संभल कर सीधे हुए थे और मैंने दिले दिल में खुद को दाद दी कि कुछ तो मेरे लहजे की दहशत है। मगर अगले ही पल वो दोनों एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर हंसे तो मेरा दिल चाहा कि दोनों का सर फाड़ दूं। जितनी पागल रायमा थी, वैसा ही सन की साइको दोस्त बना रखा था उसने। उन दोनों की बकबक में बाकी का रास्ता बमुश्किल ही कटा था। घर पहुंचे तो नानी मुझे देखकर जैसे खिल उठी थी। मैं जब भी आती थी, नानी ऐसे ही खुश हो जाती थी, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी की आखिरी निशानी थी। बड़ी मामी और छोटी मामी भी बहुत मोहब्बत से मिली थी मुझसे। बड़े मामू ऑफिस गए हुए थे। मामू का बर्तनों का अपना कारोबार था, जो बड़े मामू और छोटे मामू का बेटा साथ संभालते थे। छोटे मामू का कुछ अर्सा पहले ही इंतकाल हो गया था। नानी के घर में मेरी खूब मेहमान नवाजी हुई तो मेरा बिगड़ा मूड बहाल हो चुका था। रात के खाने पर बड़े मामू और साथ से मुलाकात हुई। बड़े मामू रिजर्व सी तबीयत के संजीदा से इंसान थे, जो छोटे मामू के इंतकाल के बाद तो मजीद ही संजीदा हो गए थे। और साथ कुछ अर्सा पहले तक जिंदगी को खुलकर जीने वाला एक लापरवाह लड़का था, लेकिन अपने वालिद की वफात के बाद वो काफी जिम्मेदार और संजीदा हो गया था। खाना हम सब ने एक साथ खाया था। उसके बाद मैं नानी के सोने तक उनके साथ ही बैठी रही और फिर रायमा मुझे छत पर ले आई थी, जहां रायमा की दोनों बहनें सादिया और हाजरा पिज्जे पर यूं टूटी हुई थी जैसे पहली बार खा रही हूं। इतनी रात को पिज्जा किधर से आया? मैंने हैरत से पिज्जे की तरफ देखा, क्योंकि मामू तो 9 बजे गेट को लॉक कर देते थे। कोई अंदर आ पाता ना बाहर जा सकता था। ऐसे में एक नहीं, पिज्जे के 5-5 बॉक्स देखकर मैं चौंक उठी थी। मैं लाया हूं, केचप भी लाया हूं साथ। प्लीज डैन जी, केचप खाइएगा, हमारा खून मत पीजिएगा। कहीं से साइम बरामद हुआ तो मैं उछली पड़ी थी, और जब मेरा मजाक उड़ाते हुए रायमा और साइम ने फिर से हाथ पर हाथ मारकर कहा लगाया तो मैं भड़क उठी थी। रायमा, तुम्हें शर्म नहीं आती? यूं आधी रात को इसे घर पर बुलाते हुए? अगर इसे यहाँ कोई इस वक्त देख ले तो मामू की इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। ये अपना मुआशका तुम दोनों यूनिवर्सिटी तक क्यों नहीं रखते? मैं चीख कर इतने काटदार अंदाज में बोली थी कि उन दोनों की मुस्कुराहट एकदम सिमट गई और आंखों में अजीब सा सर्दपन सा उतरा था। रायमा की बहनों ने भी मुझे यूं देखा जैसे मैं सठिया गई हूं। साइम कुछ पल तो वैसे ही बेहिस्सो हरकत सा खड़ा रहा था और फिर छत के पिछली तरफ से पाइप पकड़कर उतरता चला गया था। वो पिछले दरवाजे से कूदकर पाइप पर चढ़कर छत तक आया था। तुम होश में भी हो? क्या कहा तुमने अभी? मैं तुम्हें इतने छोटे दिमाग का नहीं समझती थी। रायमा का ऐसा सर्द लहजा मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। मुझे एकदम शर्मिंदगी का एहसास हुआ, लेकिन मैं फिर भी अपनी बात पर डटी रही। एक लड़का आधी रात को तुम्हारे लिए पिज्जा लेकर दरवाजा कूद कर पाइप पर चढ़ने का जोखम लेकर तुम्हारी छत पर आए तो उसे और क्या कहते हैं होश वाले लोग? फिर इसे दोस्ती कहते हैं, जो तुम जैसे पारसा लोग कभी नहीं समझ सकते। जो मिनटों में दूसरों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते वो कभी नहीं समझ सकते। रायमा की बात पर मैं मट्टी मट्टी हुई थी। मैंने उसे ऐसा संजीदा कभी नहीं पाया था। सपाट नजरों से मेरी तरफ देखती वो सीढ़ियां उतर गई थी और उसके जाते ही सादिया और हाजरा भी पिज्जा उठाए मुझे नागवार नजरों से देखती चली गई थी और मैं वहां अकेली खड़ी रह गई थी। मुझे अब शदीद शर्मिंदगी ने घेर लिया था। मैंने दिन वाली बात का बदला लेने के लिए कितना गलत सलत बोल दिया था, मुझे अब अंदाजा हो रहा था। मैं रायमा के कमरे में आई तो वो दरवाजा लॉक कर चुकी थी। मैं जब भी नानी के आती थी तो रायमा के साथ ही रुकती थी, लेकिन अभी वो बिगड़े मूड में थी और मुझे अपने कमरे में रखना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं नानी के पास ही जाकर सो गई। अगले दिन मेरी आंख 11 बजे खुली थी। मैं बाहर आई तो छोटी मामी ने मुझे नाश्ता बना दिया था। रायमा यूनिवर्सिटी जा चुकी थी और मैं उसे मनाना चाहती थी। मुझे एहसास हो गया था कि मैंने साइम और रायमा दोनों को गलत बोला है, इसीलिए मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटी ही चली जाती हूँ। लेकिन घर में कोई गाड़ी नहीं थी। साद और मामू अपनी अपनी गाड़ी पर ऑफिस गए हुए थे और रायमा भी अपनी गाड़ी ले गई थी। घर में जिसको भी कहीं जाना होता तो वो साद को कह देता और साद गाड़ी भेज देता था। मैंने भी साद को ही फोन किया, जो उसने पहली बेल पर ही उठा लिया था। कहाँ जाना है तुमने? मैंने उससे गाड़ी मांगी तो उसने सरसरी से जवाब दिया था। शायद वो मसरूफ था। रायमा की यूनिवर्सिटी। मैंने कहा तो उसने मुझे तैयार होने का कह दिया। मैं तैयार शेयर होकर उसका इंतजार कर रही थी कि साथ गाड़ी भेजेगा, मगर वो गाड़ी लेकर खुद आया था।
वो मुझे ड्रॉप करने के लिए अपने सारे काम छोड़ कर आया था, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा था। छोटे मामू के इंतकाल के बाद पहली बार हम दोनों की यूं ज्यादा देर तक बात हुई थी, और मैंने नोट किया था कि उसके अंदर का इंसान आज भी खुलकर जीने की तमन्ना करता है, मगर जिम्मेदारियों के मलबे तले सब दब कर रह गया है। वो मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करके चला गया था। मैं कभी एक स्टूडेंट तो कभी दूसरे से पूछती रायमा के डिपार्टमेंट में पहुंच गई थी, और वो मुझे दूर से ही गार्डन में साइम के साथ बैठी नजर आ गई थी। वो दोनों वाकई बहुत अच्छे दोस्त थे। मैंने बिला वजह इतना गलत कहा था। मैं पास पहुंची तो पहले दोनों ने हैरत से मुझे देखा और फिर नजरें फेर ली थी। मुझे बहुत ऑकवर्ड महसूस हुआ था, मगर माफी मांगनी थी तो ठीक बनना था। मैं भी वहीं घास पर बैठ गई। देखो, मैंने रात वाकई बहुत गलत कह दिया था तुम लोगों को, जिसका मुझे एहसास और शर्मिंदगी दोनों है। इसीलिए मैं माफी मांगने आई हूं तुम दोनों से, मैंने शर्मिंदा से लहजे में कहा। तो रायमा टस से मस नहीं हुई थी, मगर साइम की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। डाइन भी माफी मांगती है? मैंने तो सुना था कि सिर्फ खून पीती है। साइम जाने कौन सी दुनिया की मखलूक था जिसे इतनी संजीदा सूरत हाल में भी मजाक ही सूझ रहा था। उसकी बात पर मुंह बनाकर बैठी रायमा भी हंस पड़ी थी। भाड़ में जाओ तुम दोनों पर 4 हुर्फ भेज दी। मैं वहां से उठकर तेजी से डिपार्टमेंट से बाहर की तरफ बढ़ी थी, जब वो दोनों भी उठकर मेरे हमकदम चलने लगे थे। दोनों ही बहुत बड़े जोकर थे कोई। कुछ देर के बाद मैं भी दोनों के साथ हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। मेरी साइम के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। बहुत जिंदा दिल सा इंसान था वो, जिसके साथ बात करके लगता था कि जिंदगी में कोई गम नाम की चीज ही नहीं होती। इस्लामाबाद में गुजारे वो दिन मेरी जिंदगी के हसीन तरीन दिन थे। मुझे नहीं लगा था कि मुझे कभी मोहब्बत हो सकती है, मगर जब हुई तो लगा इस मोहब्बत में मर मिटना ही जिंदगी है। वो साइम था जिसके साथ जिंदगी बेहद खूबसूरत लगने लगी थी। मैं सिर्फ 1 महीने के लिए इस्लामाबाद आई थी, और 1 महीने में ही दोस्ती कब मोहब्बत में बदली मैं समझ ही नहीं सकी थी। जब तक समझी तब तक मोहब्बत अपने कदम दिल में जमा चुकी थी। मुझ पर जब यह इतराक हुआ था, दिल में डर सा भी उठा था कि हो सकता है साइम रायमा को पसंद करता हूं। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर जब एक दिन यूं ही उसके सामने अम्मा की कॉल आ गई और उन्होंने मुझे अच्छी सी तस्वीर बनाकर भेजने के लिए कहा, क्योंकि कुछ लोग मुझे देखने आना चाहते थे, तो साइम भड़क उठा। तुम किसी से शादी नहीं कर सकती, वो धौंस से मारा था जैसे मैं उसकी हूं, और दिल में खुद मैं उसको ही मान चुकी थी, लेकिन उसके मुंह से सुनना चाहती थी। कंवारी मर जाऊं क्या? किसी न किसी से तो करनी ही है ना शादी, मैंने लापरवाही से कहा था। मैं बस उसके तासुरात देखना चाहती थी। तो मुझ में क्या कमी है, मुझसे कर लो। साइम की बात पर मैं मुंजमद रह गई थी। वो यूं इस तरह एकदम कह देगा ये तो मैंने नहीं सोचा था, मगर उसने कह दिया तो मैंने सारी जिंदगी को उसके साथ सोच लिया था। वो हमारी मोहब्बत के आगाज के दिन थे, और इतनी जल्दी इख्तिताम पजीर भी हो जाएंगे मैंने नहीं सोचा था। मोहब्बत को जवाल भी होता है, और किस्मत यूं भी इंसान को ऐसी जगह मारती है जहां पानी नहीं मिलता। मैंने सोचा तक भी नहीं था। ये मेरे कराची लौटने से हफ्ता भर पहले की बात है। जब मैं लॉन में बैठी मूंगफलियां फाँक रही थी, तो मेरे सामने वाली कुर्सी पर साद आ बैठा। मैं तुम्हें कैसा लगता हूं मीरा? उसके सवाल पर मैंने ज्यादा गौर नहीं किया था। मैं उन दिनों वाकई कम अकल होती जा रही थी, जो सोचती भी नहीं थी कि सामने वाला बोल क्या रहा है। मोहब्बत मेरी अकल को सलब कर गई थी। अच्छे लगते हो तुम मुझे, मूंगफलियां खाते मैंने बेपरवाही से कहा था। मैं उसके पूछने के अंदाज तक जो समझ नहीं पाई थी, वो मेरा कजन था और मुझे अच्छा लगता था, सो बोल दिया कितना अच्छा लगता हूं। वो फिर से पूछ रहा था। मैं सोचती हूं कि काश उस दिन मैं अपनी सोई हुई हिस्सियात को जगाकर उसके लहजे के मायने तलाश कर लेती तो सब यूं ना बिगड़ता। इतने अच्छे कि अगर तुम मुझसे 6 महीने छोटे ना होते तो बाई गॉड मैं तुमसे शादी कर लेती, मैंने हंसकर कहा था, जैसे कजन मजाक में कह देते हैं। लेकिन वो मजाक के मूड में नहीं था, वो संजीदा था, और मेरी बात को भी संजीदा ही ले चुका था। उस रात में सोई तो सुकून से थी, लेकिन अगली सुबह मेरे लिए बहुत बड़ा हंगामा लेकर आई थी। इसलिए आई थी तुम यहाँ मोहब्बत की पींगे बढ़ाने? मैं कमरे से निकली तो लाउंज में सबको खिलाफ तवक्को जमा देखा था, और छोटी मामी के फुनकार कर कहने पर तो मैं हैरानी रह गई थी। मामा इस पर मत चिल्लाएं, इसका कसूर नहीं है। ये साथ था जो उठ खड़ा हुआ था मेरे दिफा में, लेकिन मामला क्या था मैं समझ नहीं पा रही थी। एक सोफे पर नानी के सीने से लगी रायमा बैठी रो रही थी, और मैंने महसूस किया कि सादिया और हाजरा भी मुझे नागवारी से देख रही हैं। इसका कसूर नहीं है तो किसका है फिर? तुम्हारे साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ाई, ये जानते हुए भी कि हमने तुम्हारा और रायमा का सोच रखा है। अरे वो कमबख्त तो दोस्ती की आड़ में दुश्मनी कर गई। तुम तो सोचते जबानी कलामी ही सही, लेकिन रिश्ता तय हो रखा है तुम्हारा। मेरा और साथ का नाम एक साथ जुड़ा देखकर मेरे पैरों तले से तो जैसे जमीन ही निकल गई थी।
बड़ों की आपस में साद और रहमा के मुतालिक सरसरी सी बात हो रखी थी, और अगर ना भी हो रखी होती तो मैं कभी साद को मुंतखब न करती। वो सिर्फ मेरा कज़न था। एक्सक्यूज मी, मैंने कब साद से मोहब्बत की पींगे बढ़ाई हैं? मैं समझ ही नहीं पा रही थी इस बात को। मैं तो हैरत से साद को देख रही थी कि वो इतने धड़ल्ले से घर में अपनी और मेरी बात कर कैसे सकता है। यही मैं इनको समझा रहा हूँ मीरब, हम दोनों ने मोहब्बत की पींगे नहीं लड़ाई, बस एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तुमने कल बताया था ना तुम मुझे पसंद करती हो। साद की बात पर मेरा दिल चाहा कि मैं अपना माथा पीट डालूं। वो कहाँ की बात कहाँ ले गया था और मेरे लिए इतना बड़ा फसाद खड़ा कर दिया था। जिन लोगों की आंखों का कल तक मैं तारा थी, अब उन सबको ही खटकने लगी थी। शेम ऑन यू मीरब, तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त और कज़न माना था मैंने, और तुमने मेरी ही पीठ में खंजर घोंप दिया। सही कहता था साइम, तुम जायन हो जो लोगों की खुशियों को खा जाती हो। रहमा रोते हुए मुझ पर चिल्लाई थी। मैंने मदद तलब नजरों से नानी की तरफ देखा, मगर वो भी मुझसे मुंह मोड़ चुकी थी। मैंने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। साद ने मुझे अपनों की नजरों में ही मुजरिम बनाकर रख दिया था। कुछ देर में साइम का फोन आया तो वो भी बेयकीन सा था। यकीनन रायमा ने फोन करके उसे सब बता दिया था, और वैसे बताया था जैसे वो खुद समझ रही थी। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मेरी बात सुने बगैर ही उसने फोन काट दिया। फिर मैंने कई बार उसका नंबर डायल किया था, बेशुमार मैसेजेस किए पागलों की तरह, लेकिन वो मुझे ब्लॉक कर चुका था। एक गलतफहमी में वो मुझसे किनारा कशी कर चुका था। मुझे साद को मार देने का दिल किया था, जो मेरी जिंदगी भर की पूंजी मेरे अपनों और मेरी मोहब्बत को खा गया था। मैं भरे जहां में जैसे अकेली रह गई थी। उसी शाम मामू ने मेरा टिकट करवा कर मुझे कराची भेज दिया था, और वहां भी मुझसे पहले सारा किस्सा पहुंच चुका था। मैं घर में दाखिल हुई तो अम्मा ने रख कर चपेट मेरे मुंह पर मारी थी, जबकि अब्बा मुझे बस देखते रहे थे और सिर्फ इतना ही पूछा, क्या ये सब सच है? अब्बा की बात पर मैंने नफी में सर हिलाया तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया था। वो वाकई एक आइडियल बाप थे, जिन्होंने ऐसे वक्त में मुझ पर यकीन कर लिया था जब सब अपने मुझे कसूरवार समझ रहे थे। मामू ने फोन करके हर रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। वो अपनी बेटी से आगे किसी को नहीं रखते थे, सो मैंने सबको खो दिया था। साद ने मुझे फोन किया, मैंने सारी भड़ास उस पर निकाल दी थी। वो मुझे भागकर शादी करने का कहने के लिए फोन कर बैठा था, और जितना जलील मैंने उसे किया था वो शर्म से ही मर जाता तो अच्छा था। मेरी जिंदगी अजीब मोड़ पर आ खड़ी हुई थी, जहां मेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरे थे और डिप्रेशन था। मेरा रिजल्ट भी आ चुका था, मुझे गोल्ड मेडल भी मिला, लेकिन मुझे खुशी नहीं मिली थी। सब खोकर कौन खुश हो पाता है। मैं रोज रायमा से बात करने की कोशिश करती, लेकिन वो भी मुझे ब्लॉक कर चुकी थी। साइम से तो हर राब्ता खत्म हो चुका था। वो कहां से आया था और कहां गया कुछ पता न चला था, और मैं उसकी मोहब्बत में जहां गश्त हो गई थी, हर चेहरे में मुझे वही नजर आने लगा था। ये सब मुझे अंदर से खा रहा था। मैं पागल हो जाती अपने कमरे में पड़ी पड़ी। जब अब्बा ने मुझे बाहर निकलकर जॉब करने को कहा था, मैंने भी तो यही सोच रखा था अपने फ्यूचर के लिए कि मैं जॉब करूंगी, फिर बिजनेस करूंगी, मगर मैं तो कमरे की ही होकर रह गई थी। मैंने सब लोगों की यादों को खुद से उतार फेंका और अपने बाप का सहारा बनने का सोच लिया था। मैंने सीवी रहीम अली की कंपनी में दी थी, क्योंकि मैंने यही सोच रखा था कि मैं इंटर्नशिप रहीम अली की कंपनी में ही करूंगी। वो मेरे आइडियल थे और मैं उनसे मजीद बहुत कुछ सीखना चाहती थी। मुझे इंटरव्यू की कॉल आया तो मैं खुश हो गई थी। अगर रहीम अली की कंपनी में जॉब मिल जाती तो सीवी में एक अच्छे इजाफे के साथ साथ तनख्वाह भी अच्छी होती, और फिर अम्मा को पेट काट काट कर साकिब के अमेरिका जाकर पढ़ने के लिए पैसे ना जोड़ने पड़ते। मेरी भी गाड़ी लेने की ख्वाहिश पूरी हो जाती। बहुत से ख्वाब थे जो हकीकतन अच्छी तनख्वाह से ही जुड़े थे, और वो तनख्वाह सिर्फ रहीम अली टेक्सटाइल में ही मिल सकती थी। इंटरव्यू रहीम सर खुद ले रहे थे, और मुझे तो वो देखते ही पहचान गए थे। आप तो वही है ना, यूनिवर्सिटी वाली? काफी मुतासिर हुआ था मैं आपके कॉन्फिडेंस से। रहीम सर की बात पर मैंने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया था। अब्बा खामखा डर रहे थे। रहीम सर तो अच्छे इंसान थे, और हर इंसान गिद्ध हो ये जरूरी तो नहीं। रहीम सर ने मेरे इंटरव्यू के बाद मुझे नौकरी दे दी थी, और तनख्वाह भी 60,000 थी, जो मेरे लिए बहुत थी। मैं साकिब के FSC करने तक उसके बाहर जाने के लिए पैसे जमा कर सकती थी, और अगर मेरा काम अच्छा होता तो मुझे कंपनी से गाड़ी भी मिल सकती थी। मैंने अपने माजी को भुलाकर अपने हाल को जीना शुरू कर दिया था। मैं उन लोगों को भूल जाना चाहती थी जिन्होंने मुझ पर यकीन न करने और मुझे भूलने में एक सेकंड भी नहीं लगाया था। मैं अपनी जॉब में मसरूफ हो गई थी और बहुत दिल लगाकर काम करने लगी थी। रहीम सर जानते थे कि मैं उनसे ज्यादा मुतासिर हूं और उनके जैसा बनना चाहती हूँ,
इसीलिए वो अक्सर छोटी छोटी चीजें मुझे समझाते हुए पाए जाते थे। लेकिन मेरे कुलीग्स ने इस चीज को गलत रंग दे दिया था। एक दिन मेरी कुलीग माहीन मेरे पास आई। मेरे भाई तुम्हारे अब्बू के साथ काम करते हैं, उनकी ईमानदारी और शराफत की कसम खा सकते हैं मेरे भाई। अब्बा की तारीफ पर मैं जी भर कर खुश भी न हो पाई थी। जब माहीन ने अपने मुंह से अल्फाज निकाले तो मेरे जिस्म से जान निकलने लगी थी। काश मैं भी तुम्हारी शराफत की कसम खा सकती, मगर तुम एक शरीफ बाप की बेटी होकर भी अपनी बाप की उम्र के शख्स को आगे लगाकर रख रही हो। फिर भी शर्म नहीं आ रही तुम्हें? लेकिन सारे ऑफिस को आ रही है शर्म। सब लोग समझते हैं सब कुछ। क्यों बॉस तुम्हारे आगे पीछे मंडलाते रहते हैं, वरना तो वो किसी को खातिर में ही नहीं लाते। माहीन तो कहकर चली गई थी, लेकिन मेरे वजूद को जैसे किसी ने हजारों हिस्सों में काट दिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी एक बार फिर मुझ पर यूं उंगली उठाई जाएगी, यूं मेरे किरदार को सवालिया निशान बना दिया जाएगा। मैं बॉस की इज्जत करती थी और ऑफिस वाले उसे अलग नाम दे रहे थे। अब्बा ठीक कहते थे, लड़कियों की बहादुरी अक्सर उन्हें बदनाम कर देती है। मैं बदनाम नहीं होना चाहती थी, मैं अब्बा का नाम खराब नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ देने का फैसला वहां बैठे बैठे ही ले लिया था। मैं ऐसी नौकरी नहीं कर सकती थी जिसमें यूं मेरा किरदार सवालिया निशान हो। मैं रिजाइन लेटर लेकर बॉस के कमरे में आई और उनके सामने रखा तो वो हैरत से मुझे देखने लगे। ये क्या है, आप जॉब क्यों छोड़ रही हैं? कुछ जाती वजूहात की बिना पर मैं मजीद नौकरी नहीं कर सकूंगी सर। आप मेरे बकाया जात क्लियर करवा दीजिए, मैं आज ही सब निपटा कर जाना चाहती हूँ, मैंने सपाट लहजे में कहा। और मुझे लगा क्या लहजा जो भी हो, लेकिन रहीम सर अच्छे इंसान हैं, वो समझ लेंगे और अखलाकियात के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए मुझसे मजीद कुछ नहीं पूछेंगे। मगर जैसे वो आज कुछ और ही सोचे बैठे थे। आप फिर अपने भाई को अमेरिका कैसे भेजेंगी? मैंने उन्हें अपना आइडियल माना तो हर बात उनको कह दी थी। अल्लाह कोई ना कोई सबब बना देगा सर, मैंने सपाट लहजे में ही कहा। तो समझो बना लिया खुदा ने सबब, और वो सबब मैं हूं। छोड़ दो नौकरी और हर हफ्ते मेरे साथ एक रात गुजारो और 2 लाख लेकर जाया करो। रहीम सर की बात पर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी और कानों से धुआं निकलने लगा था। रहीम सर, द ग्रेट बिजनेसमैन का बुत धड़ाम से टूटा था और अब वहां एक घटिया और मतलबी इंसान नजर आया था मुझे। आप होश में तो हैं? क्या बकवास कर रहे हैं? मैंने चिल्लाना चाहा, लेकिन शौक इस कदर मुझे लगा था कि मैं चिल्ला भी नहीं सकी थी। अपने आइडियल का ये रूप देखकर मेरी आंखों में किरचियां सी चुभी थी। होश तो उसी दिन खो बैठा था जब यूनिवर्सिटी में तुमने मुझसे बहस की थी। बहुत बुरा लगा था मुझे और सोच लिया था कि मैं तुम्हें अपने कमरे तक लेकर जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। फिर तुम कभी किसी मुझ जैसे से इख्तलाफ करने की हिम्मत नहीं करोगी, और ऊपर से तुम हो भी भला की खूबसूरत। तो दिल पिघल गया ना मेरा। कैसे कैसे मकरूह चेहरे पाक दामना और आजी का नकाब लगाए फिरते हैं। ये रहीम अली को देखकर अंदाजा हुआ था मुझे। उसकी सादगी, उसकी आजिज़ी, वो सब एक दिखावा था। वो एक दूसरा चेहरा था जो उसने दुनिया को धोखा देने के लिए मुंह पर चढ़ा कर रखा था। अंदर से वो एक घटिया इंसान था जो मजबूरियों के नाम पर लड़कियों की बेबसी का सौदा करता था और मुखालफत में उठने वालों को अजदहा बनकर निगल लेता था। अब्बा ठीक कहते थे, इंसानों के चेहरों में कहाँ गिर टकरा जाए कुछ खबर नहीं। इसीलिए तो अब्बा सारे जमाने से खौफजदा रहते थे, क्योंकि वो बेटी के बाप थे। उनके बस में होता तो अपने परों तले दुनिया से छुपाकर बेटी को पालते। तुम एक घटिया इंसान हो रहीम अली, जिसे मैंने अच्छा इंसान समझने की गलती कर दी। आज मैं थूक कर जाती हूं तुम पर और तुम्हारी दी हुई नौकरी पर। मैं शौक से निकल चुकी थी और अगला मरहला गुस्से का था। मैं गुस्से से कहते ऑफिस से निकलने लगी थी कि वो तेजी से उठा और मेरी कलाई थाम ली थी। मुझे तो जैसे सांप ने काट लिया था। एक घटिया इंसान शरीफ लड़की को छुए तो सांप के डसने का एहसास ही होता है। सोच लो, तुम्हारा फायदा है, एक रात के 2 लाख रुपए, और फिर तुम और मैं। उसके जुमला मुकम्मल करने से पहले ही मेरा जब्त जवाब दे गया था और मैंने घुमाकर एक थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया था। वो बुढ़ा इंसान अपनी उम्र का लिहाज किए बगैर इतनी घटिया हरकतें कर सकता था तो मैं थप्पड़ भी मार ही सकती थी। थप्पड़ इतने जोर का था कि वो लड़खड़ाकर टेबल से टकराया था और मैं तेज तेज चलती वहां से निकल गई थी। घर आकर भी मैं शदीद गुस्से की हालत में थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि रहीम अली का मुंह तोड़ दूं। मैंने अब्बा को सारी बात नहीं बताई, बस इतना कहा कि मुझे अच्छी जगह से नौकरी की ऑफर आ गई है। मैं अब्बा को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए छुपा गई। लेकिन मेरी बुरी किस्मत और रहीम अली मेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। वो एक मामूली सा ही दिन था जो मेरे लिए इतने बड़े बड़े अजाब लेकर आया था कि जैसे मैं बुत बन गई थी। आसमान अपने पूरे कद से मेरे सर पर आ गिरा था और मैं उसके मलबे तले दबकर रह गई थी।
जब मुझे फोन आया कि मेरा भाई साकिब अस्पताल में है। साकिब स्कूल जा रहा था जब एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे उड़ाती हुई चली गई थी। अम्मा को पता चला तो उनके दिल को हाथ पड़ा था। हम दोनों घबराते हुए अस्पताल पहुंचे तो साकिब को देखकर हम दोनों ही फूट फूट कर रोती थी। साकिब को बहुत चोटें आई थी और वो आईसीयू में था। उसका जल्द से जल्द ऑपरेशन होना था वरना उसकी जान भी जा सकती थी। मैंने अब्बा को फोन किया तो वो भी दौड़े चले आए थे और फिर जितनी जमा पूंजी हमारे पास थी सब हमने अस्पताल वालों के हवाले करके बस साकिब को बचाने की इल्तिजा की थी। साकिब का ऑपरेशन चल रहा था और मैं और अब्बा अम्मा ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे थे जब पुलिस वहां आ गई। हम मिस्टर कयूम को कंपनी में धोखाधड़ी करने और 20 लाख की रकम चोरी करने पर गिरफ्तार करने आए हैं। सारी मुसीबतें एक साथ ही हम पर नाजिल हो गई थी। अब्बा कहते रहे कि उन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन पुलिस उन्हें ले गई थी। ये सब अम्मा से देखा नहीं गया। अम्मा ने एक बार कहा था कि औरतें दिल की जरा कमजोर होती हैं और सच ही कहा था अम्मा ने। जब अपने बेटे और शौहर को इस कदर तकलीफ में देखा तो उनका दिल बर्दाश्त न कर सका और उन्हें मेजर हार्ट अटैक हो गया था। एक तरफ अब्बा जेल में थे और साकिब और अम्मा दोनों अस्पताल में। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। साकिब का ऑपरेशन तो हो गया था लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था और अस्पताल के कमरे के पैसे भी इतने बन चुके थे कि मैं अरेंज नहीं कर पा रही थी। अम्मा के दिल में भी मसला निकल आया था और फौरी उन्हें ट्रांसप्लांट करने की जरूरत थी जिस पर बहुत से पैसे चाहिए थे और मेरे पास कुछ नहीं बचा था। अब्बा भी जेल में थे और मैं बड़े मामू को फोन कर करके थक चुकी थी लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया था। साथ को किया तो उसका नंबर बन जा रहा था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं अब्बा से मिलने जेल में गई तो अब्बा से पुलिस वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया लेकिन एक एसएचओ घटिया नजरों से मुझे सरता पैर देखते हुए बोला, तुम्हारे सारे दर्दों का इलाज सिर्फ रहीम सर जी के पास है। उनकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता और तुमने नौकरी छोड़ दी छोकरी। मैं उसकी बातों से इतना तो समझ गई थी कि ये सब कुछ किया धरा उस रहीम अली का ही है। उसने ही मेरे भाई का एक्सीडेंट करवाया ताकि उसके इलाज के लिए मदद लेने मैं उसके पास जाऊं। मगर जब हमने खुद ही पैसे अरेंज कर लिए तो उसने दूसरी चाल चली और अब्बा पर झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार करवा दिया और उसकी दूसरी चाल काम कर गई थी। मुझे बेबस और मजबूर होकर मदद के लिए उसके पास जाना ही पड़ गया था। मैं उसके ऑफिस गई तो मुझे देखकर वो मकरू हंसी हंसता और मेरे अंदर से आग लग गई थी जिसे मेरी मजबूरी ने दबा दिया था। तो मैडम का दिमाग जगह पर आ गया। वो हंस रहा था मुझ पर, मेरी बेबसी पर, मेरी नाम नेहात बहादुरी पर। अब्बा ने ठीक कहा था, इंसान को बहादुर नहीं ताकतवर होना चाहिए। सिर्फ बहादुर होना बहुत जलील करवाता है। मुझे आपकी मदद चाहिए सर। मैं खुद को बेचने का कभी सोच भी नहीं सकती थी लेकिन किस्मत मुझे इस मोड़ पर ले आई है। पहले तो मैं तुम्हें 2 लाख दे रहा था मगर वो ऑफर महदूद मुद्दत के लिए थी। अब तुम्हें मुफ्त में मेरे साथ रात गुजारनी होगी और फिर मैं तुम्हारी सारी मुश्किलात दूर कर दूंगा और इसके बदले तुम्हें सारी जिंदगी मेरी मुफ्त में गुलामी करनी होगी, मेरी रखेल बनकर रहना होगा। बेबसी और मजबूरी क्या क्या करवाती है इंसान से। मैं उसकी बात मान गई थी। इसके सिवा मेरे पास चारा भी क्या था। मैं घर आई तो चीख चीख कर रोती थी। मेरी बेबसी ने मुझे बहुत रुला दिया था। उस दिन मैंने कभी नाराज होने की दुआ शिद्दत से की थी मगर हमारी सब दुआएं कहाँ कबूल होती हैं। शाम ढलती गई और रात हर तरफ फैल गई। खुद को बेचने वाली औरत की तरह खुद को संवार कर मैं रहीम अली की रिहाइशगाह पर जाने लगी थी जब किसी ख्याल के तहत मैंने वो बॉक्स खोला जिसमें अब्बा ने मेरी हिफाजत के लिए तावीज़ रखा होता था और मैं हमेशा पहनना भूल जाती थी। वो या हफीज का तावीज़ था जिसे देखकर मुझे उम्मीद थी कि रब मेरी हिफाजत करेगा। मैं घर से बाहर निकली तो रहीम अली ने गाड़ी भेज रखी थी जिसमें सवार होकर मैं उसके बंगले पर पहुंची। मुलाजमा मुझे रहीम अली के कमरे तक ले गई थी और जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई मेरा दम घुटने लगा था। वहां शराब की बू और अजीब बेहंगम गाने लगे हुए थे। मुझे देखकर रहीम अली खबासत से मुस्कुराता मेरे पास आया और जैसे ही उसने मुझे छूने की कोशिश की तो एकदम कमरे का दरवाजा खुला और मैं अपनी जगह पत्थर की हो गई थी। मैंने खुदा से हिफाजत मांगी थी और वो मेरे मुहाफिज को इस रूप में भेज देगा ये मैंने सोचा ही नहीं था। बेशक खुदा अपने बंदों की मदद के लिए वसीला अपने किसी बंदे को ही बनाता है। वो अंदर दाखिल हुआ और धक्का देकर रहीम अली को मुझसे दूर किया था। यहाँ क्या कर रही हो तुम और इस हाल में? मैंने पूछा, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? मुझे कंधों से पकड़कर अपने रूबरू करता हुआ चिल्लाया था। उसके चेहरे और आवाज में भी तो बेबसी थी जो मैं महसूस कर रही थी। मैं खुद को बेचने पर बेबस थी और वो मुझे बिकता देखकर तड़प उठा था। वो साइम था
जिसे मैंने दिल की गहराइयों से चाहा था और कभी भूली भी नहीं थी। और आज वो मेरे लिए आ पहुंचा तो मुझे उस पर बहुत प्यार आया था। इस इंसान ने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया साइम, मुझे बेबस कर दिया, इतना कि मैं आज इस हुलिये में यहां हूं। मैं बेबसी से रोती थी और अगले ही पल साइम उस शख्स को गिरेबान से पकड़ चुका था और उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज ने मुझे पत्थर कर दिया था। डैड, आप अच्छे इंसान नहीं हैं, ये तो मैं जानता था। और ये कहते कहते मेरी माँ भी मर गई, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता था। लेकिन आप इतने घटिया भी निकलेंगे मैंने सोचा नहीं था। वो एक झटके से अपने बाप का गिरेबान छोड़ चुका था। वो घटिया शख्स साइम का बाप है। ये सुनकर मैं हैरत से उसे देखती रही थी। कितना फर्क था दोनों में, एक दरिंदा था तो दूसरा इंसान। मेरी माँ की दौलत पर बहुत ऐश कर लिया आपने और दुनिया को झूठा दिखावा दिखाया कि ये सब आपने स्ट्रगल करके कमाया है। अब बहुत हो गया। अपनी स्ट्रगल की झूठी कहानी से लोगों को इम्प्रेस करने वाला रहीम अली उस वक्त भी बस लगा था। वो साइम को कुछ कहना चाहता था लेकिन साइम बगैर सुने मेरा हाथ थामे वहां से निकल आया था। मैंने उसे सारी बात बता दी तो वो मेरे साथ अस्पताल आया और सारे बिल्स चुका दिए थे। उसी ने अब्बा को भी रिहा करवा दिया था। उसे सच में खुदा ने मेरे लिए ही भेजा था, मगर उसकी आंखों में आज भी मेरे लिए नाराजगी थी। अम्मा और साकिब ठीक होकर घर आ गए तो मैं उसके पास गई थी। जिस ऑफिस में कल तक रहीम अली होता था वहां आज साइम अली था। रहीम अली का वक्त गुजर चुका था। साइम साथ झूठ बोल रहा था। मैंने कभी उससे कोई वादा नहीं किया। मैंने आकर बहुत देर की खामोशी के बाद बस इतनी सी बात की थी। जानता हूं, बताया उसने मुझे कुछ दिन पहले ही, इसीलिए कराची तुम्हारे लिए आया था, मगर तुम्हें अपने ही घर में देखकर शॉक रह गया। तुम्हें बताया है तो सबको क्यों नहीं बताता? वो क्यों मुझे सबकी नजरों में मुजरिम बना रखा है? मैं कितनी अकेली थी उस वक्त। मुझे मेरे अपनों की जरूरत थी, मगर साथ की वजह से कोई मेरे पास नहीं था। मैं रो भी रही थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था उस इंसान की बुजदली पर जिसकी वजह से मैं बुरी बनी हुई थी। बता देगा यार, थोड़ा घबराया हुआ है कि सब कैसे रिएक्ट करेंगे। उसे भी तो गलतफहमी हो गई थी। साइम हल्का फुल्का सा लग रहा था और सारी नाराजगी उड़न छू हो चुकी थी। मुझे सब में रुसवा करके घबरा रहा है वो। माई फुट। मैं रोते रोते जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी जब वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ। अपने हाथों से मेरे आंसू साफ करते मुझे अपने साथ लगा लिया था। उसके सीने से लगी मैं फूट फूट कर रोती थी। पिछले कुछ महीनों से मैंने जो कुछ सहा था उसके बाद मुझे खुदा की तरफ से साइम तोहफा मिला था। उसने अब्बा से शादी की बात की तो अब्बा मान गए थे और हमारी शादी तय हो गई थी। मेरी और साइम की शादी की बात नानी के घर तक पहुंची तो साथ को भी हिम्मत आ गई थी। उसने सबको बता दिया कि ये सब एक गलतफहमी की वजह से हुआ था। जो कुछ उसने फिर सुना होगा उससे मेरे दिल को सुकून मिला था। जिस दिन मेरी शादी होनी थी नानी के घर से सब आए थे मेरी खुशी में शरीक होने। अपनों में गलतफहमियां हो जाती हैं और जब गलतफहमियों के बादल छटे तो हम सब ने एक दूसरे को माफ कर दिया। साथ को भी अकल आ ही गई थी कि जोड़े खुदा बनाता है, इंसान की कोशिशें रायगा जाती हैं। मेरे वलीमे की तकरीब में साथ ने रायमा को अंगूठी पहनाई थी और उसे वैसे ही कबूल किया था जैसे वो थी। बहुत अरसे के बाद जैसे खुशियां फिर से लौट आई थी और दुल्हन बनी मैंने अपना सर साइम के कंधे पर रख दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा मर्द सारी जिंदगी मेरी हिफाजत करेगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।